Hello friends, welcome again. In this video, we are going to discuss question from 270 to 300. Let us start. So, first question is, the term on landing model was recently in news is related to which of the following? On landing model is related to which of the following? ये आपको बताना है. तो बेसिकली ऑन लैंडिंग मॉडल में क्या होता है, बैंक को कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट पूरा करना होता है. हर एक बैंक का होता है, कितना टारगेट है वो हम आगे देखेंगे. तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट पूरा करना होता है. उसके लिए क्या है, ये लोग क्रेडिट दे सकते हैं. एनबीएफसी को देंगे लोन, एनबीएफसी को या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको लोन दे सकते हैं, और वो फिर आगे रूरल एरियाज़ में या फिर जहाँ पे जरूरत होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, वहाँ पे वो लोग लोन दे देंगे. तो इससे क्या है, वो बैंक के द्वारा ऑनवार्ड लैंडिंग की जा रही है, बैंक के बाद में ऑनवार्ड लैंडिंग की जा रही है एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के लिए. तो इसको बोलते हैं ऑन लैंडिंग मॉडल. तो इसका जो आंसर है ए फॉर आगरा है. लोन गिवन बाय एनबीएफसी आउट ऑफ बैंक बोरोइंग टू प्रायोरिटी सेक्टर विल बी कंसिडर एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग माना जाएगा इसको. दिस इज करेक्ट, ए फॉर आगरा इसका आंसर है. तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एप्लीकेबल टू द बैंक्स नॉट एनबीएफसीज. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है बैंक के लिए एप्लीकेबल है, एनबीएफसी के लिए नहीं है. पेमेंट बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देता है. तो आरबीआई रिसेंटली अनाउंस दैट ऑनवार्ड लैंडिंग बाय द रजिस्टर्ड एनबीएफसीज इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अलाउ कर दी गई है. कितना लोन दे सकता है एनबीएफसीज के द्वारा बैंक अपना, मान लेते हैं बैंक को 100 रुपये की टारगेट है, उसका बैंक का टारगेट है 100 रुपये की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देनी है. तो उसमें से 5% है वो इसके द्वारा ऑनवार्ड मॉडल के द्वारा अपनी लैंडिंग दे सकता है. 5% की लिमिट है. बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग कैन बी 5% ऑफ द इंडिविजुअल बैंक टोटल सेक्टर लैंडिंग. ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द को लैंडिंग बाय बैंक एंड एनबीएफसीज फॉर लैंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर. तो इसमें क्या होते हैं, बैंक और एनबीएफसीज मिलके क्या है, को लैंडिंग करते हैं. तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द बैंक कैन क्लेम द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन गिवन अंडर द को लैंडिंग एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. तो बैंक और एनबीएफसी दोनों मिलके करते हैं तो पूरा अमाउंट तो नहीं कर सकते, उसमें इन दोनों के बीच में शेयर किया जाता है तो बैंक पूरा का पूरा अमाउंट तो नहीं कर सकते. फर्स्ट इज रॉन्ग. द बैंक एंड एनबीएफसी हैव टू कीप द सेम प्राइस फॉर देयर पार्ट ऑफ द लोन. ये प्राइस इनके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रिस्क होगा. तो बैंक की क्या है, रीच ज़्यादा है, एनबीएफसी की क्या है, रीच ज़्यादा है, और बैंक की क्या है, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है. तो ये बैंक कैन गिव चीप रेट पे लोन दे सकता है, और उसके साथ एनबीएफसी कोलैबोरेट करके क्या है, दूर दराज एरियाज में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट का अपनी रीच का यूज करते हुए वो लोन प्रोवाइड करा सकता है. थर्ड स्टेटमेंट कहता है इन दिस मॉडल बैंक कैन लेवरेज देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द लोकल मार्केट while NBFC will have the cheap availability of fund. लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि चीप अवेलेबल फंड किसके पास है, बैंक के पास है, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन लोकल एरिया किसकी है, एनबीएफसी की है. ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा. तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं. इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है. आगे देखते हैं ये. तो को ओरिजिनेशन ऑफ लोन क्या होता है, को ओरिजिनेशन फ्रेमवर्क सीक्स टू ब्रिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टू सेक्टर दैट इज बैंक एंड एनबीएफसी की स्ट्रेंथ को एक साथ लाने की कोशिश की गई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की. अंडर दिस बोथ द बैंक एंड एनबीएफसीज कैन कम टुगेदर टू प्रोवाइड लोन टू द वेरियस सेक्टर वेरेन दे डिसाइड टू शेयर किया जाएगा इनमें द लोन अमाउंट एंड एसोसिएटेड रिस्क को भी इनमें शेयर किया जाएगा. उसी हिसाब से ये लोग रिस्क के हिसाब से क्या है, रेट पे देंगे लोन रेट वेरी करेगा. इट इज सेम रेट पे नहीं देंगे ना दोनों. इट इज एक्सपेक्टेड दैट सच ए ब्लेंडिंग वुड नॉट ओनली इंक्रीज द, इससे क्या है, क्रेडिट का फ्लो भी इंक्रीज करेगा और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी क्या है, कम होगी. तो कम रेट पे चीप लोन मिल जाएगा. ठीक, आरबीआई ने अनाउंस की थी इसको. देन अब हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सारफेसी और आईबीसी, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं अभी. तो सारफेसी है, इट इज एप्लीकेबल, सारफेसी एक्ट है
वो एप्लीकेबल है ओनली टू द सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उनके लिए ही एप्लीकेबल है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है दैट इज एप्लीकेबल टू द बोथ सिक्योर्ड के लिए है एंड अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सारफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑपरेशनल क्रेडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑपरेशनल क्रेडिटर वाहिल आईबीसी इज एप्लीकेबल है। आईबीसी हमने देखा था कि बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है आईबीसी। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर इन्वोकिंग आईबीसी कितना है, इंडिविजुअल्स के लिए 1000 रुपये है। तो इसमें हमने देखे थे ना, इंडिविजुअल्स भी है, दूसरा कंपनीज है। तो इंडिविजुअल से किस पे जाएगा, डीआरटी के पास जाएगा, कंपनी से केस किसके पास जाएगा, एनालिसिटी में। ये सब हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन है। इंडिविजुअल के लिए कितना है, 1000 रुपये तक वो इंसॉल्वेंसी करा सकता है, प्रोसीडिंग करवा सकता है। कंपनीज के लिए कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। और सारफेसी के अंदर मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है, 1 लाख रुपीज़। तो सारफेसी एक्ट के अंदर जो कराने के लिए, सिक्योरिटी जब्त कराने के लिए क्या है, 1 लाख रुपए का कम से कम आपने लोन दिया हुआ होना चाहिए, तब उसको इन्वोक किया जा सकता है सारफेसी एक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैव रिसेंटली बीन एडिड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड किए गए हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एग्रीकल्चर पंप, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अभी ऐड किए गए थे, दिस इज करेक्ट। सेटिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये भी ऐड किए गए हैं। और स्टार्टअप्स का जो लोन है अप टू 50 करोड़, अप टू 50 करोड़ का जो 50 करोड़ तक का लोन है वो स्टार्टअप को दिया जा रहा है, वो क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, ये याद होना चाहिए आपको। सोलर एग्रीकल्चर पंप, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड स्टार्टअप, तीनों को इसके अंदर आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा लोन दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। तो एग्रीकल्चर को 3 भाग में दिया जाता है, फार्म क्रेडिट, दैन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो सकती है, तीसरा एंसेलरी एक्टिविटीज़ के लिए हो सकती है। स्टार्टअप का हमने देख लिया, 50 करोड़ तक का लोन हो गया। तो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, एग्रीकल्चर को कितना जाना चाहिए, 18% जाता है, जिसमें से 8% क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जाता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कितने हैं, 84% के करीब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। देन माइक्रो एंटरप्राइजेज को कितना है, 7.5% लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, वो माइक्रो एंटरप्राइज को दिया जाएगा। एडवांस टू वीकर 12%, यस, बाकी जो बच गया वो इनको जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिया जाता है, एजुकेशन के लिए दिया जाता है, हाउसिंग के लिए दिया जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब बनाने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्लूड किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो ये सारे कौन कौन से सेक्टर को आता है, एक्सपोर्ट के लिए, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज, एडवांस टू कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, इसमें आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। तो एग्रीकल्चर को लोन दिया जाता है, वो इंडिविजुअल फार्मर्स को भी दिया जाता है, फार्मर्स ग्रुप यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनका कोऑपरेटिव को दिया जाता है, वो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाएगा इंक्लूड। तो एग्रीकल्चर के लिए लोन किस किस एक्टिविटी कौन कौन सी कवर की गई है जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए दिया जा सकता है। देन अलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज भी इंक्लूड हैं। तो स्कोप किसके लिए है, लोन्स के लिए दिया जाता है। इसमें PSL लोन कैन बी गिवन फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी परचेज करने के लिए भी दिया जा सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया जा सकता है। लॉस ऑफ लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर को लिए भी लोन दिया जाता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स को लिए लोन उसको आ जाता है, ठीक है। KCC के कारण जो KCC में जो लोन दिया जाता है वो कितना है, 1.6 लाख रुपीज़ की लोन फैसिलिटी है KCC के अंदर, हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो इसके अंदर आएगी। दैन लोन टू द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, यानी कि जो फार्मर्स अपना आलू, जिसमें हमने देखा था कि किसी स्टोर में ले जाता है तो स्टोर इसको इश्यू करता है क्या, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट पे क्या है फार्मर्स जाके लोन ले सकता है। देन लोन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए है। देन सोलर पावर प्लांट बैरन लैंड में लगा सकते हैं, सेटिंग अप द सोलर पावर प्लांट ऑन द बैरन लैंड, उसके लिए भी एग्रीकल्चर ये लोन दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा। तो ये जो कैटेगरीज है आपको याद होनी चाहिए। दैन लोन टू द स्टार्टअप्स को लोन दिया जाता है अप टू 50 करोड़ रुपीज़ है। एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ में कोई स्टार्टअप होगा तो उसके लिए 100 करोड़ का होगा, तब भी उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में मान लिया जाएगा। दैन प्रायोरिटी सेक्टर लाइन्स, ये गाइडलाइंस रिवाइज की गई थी, यूके सिन्हा कमेटी थी, एक माइक्रो MSME के लिए थी, और MK जैन पैनल था, ये किसके लिए था, रिव्यू फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए से रिलेटेड था MK जैन पैनल। तो उन दोनों से गाइडलाइन दी थी।
तो स्टार्टअप के लिए हमने देख लिया 50 करोड़ है। दैन सोलर पावर प्लांट्स के लिए इंक्लूड हो गया, सीबीजी प्लांट्स कंप्रेस ये इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हायर वेटेज दिया जाता है। हायर वेटेज हैज बीन असाइंड टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट। वहाँ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्या है, जो मनी बहुत कम अवेलेबल होता है, वहाँ पे उनको हाई क्रेडिट दिया जाएगा, हाई वेटेज दिया जाता है उन लोन्स को। और जहाँ पे जैसे कि हाई कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया जैसे छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया में, वहाँ पे बहुत कम लोन अवेलेबल होगा, वहाँ पे यदि कोई लोन दे रहा है तो वो क्या होगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसको हायर वेटेज दिया जाएगा। जबकि जहाँ पे दिल्ली के आसपास वाले गुड़गांव में जैसे कोई दे रहा है लोन, तो उसको क्या है, वो कम रेट पे लोन, उसका जो वेटेज है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला है, उनको कम वेटेज असाइन किया जाएगा। तो उसमें ये वेटेज भी असाइन किया जाता है इसमें। दैन द टारगेट फॉर हैज बीन, ये सारे हम देखते हैं, ठीक है। दैन कैटेगरीज होगी, एग्रीकल्चर होगी, एमएसएमई होगी, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैन रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन होगी, और अदर कैटेगरी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को हो गया, हमने देखा ही है। दैन प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, यदि कोई बैंक अपना प्रायोरिटी लेंडिंग किसी बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा नहीं होता है, तो दूसरे बैंक का, बैंक ए है, दूसरा बैंक है जिसका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट जिसने पूरा कर लिया है, उसके टारगेट से ज़्यादा जिसने लोन दे दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो वो क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, जिसको बैंक ए खरीद सकता है। ये इसको खरीद लेगा तो उसके माना जाएगा कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट इसके पास आ गया। तो या फिर जो एमएसएमई है, जो हमने एनबीएफसीज भी हमने देख लिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए को लेंडिंग कर सकती है, तो उसमें इसको लोन को इंक्लूड किया जा सकता है पीएसएल सर्टिफिकेट्स में। तो इससे क्या है, सरप्लस बैंक है वो ट्रांसफर कर सकता है अपना लोन इसको विदाउट एनी ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट। इसके पास ए के पास क्या है, फिर रिस्क नहीं ट्रांसफर होगा, ये लोन दे देगा तो वो अनपे बनने का चांस ए वाले के लिए कम होगा। देन दे आर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट एवरी कॉमर्शियल बैंक को अप्लाई होते हैं। रीजनल रूरल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक के लिए पीएसएल टारगेट कितने हैं, 75% है। रीजनल रूरल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितने हैं, 75% है। दैन लोकल एरिया बैंक के लिए कितने हैं, लोकल एरिया बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो 40% है, 40% है। लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं, जो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में आसपास वाले में काम करते हैं, बस 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में ही काम करते हैं लोकल एरिया बैंक, और इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो 40% है, ठीक है। दैन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का लोन होता है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। दैन ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स जिसकी ब्रांचेज मोर देन 20% है, उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लोनिंग देना पड़ती है, उसका जो 40% माना जाएगा ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक एंड क्रेडिट इसमें मान लिया जाएगा। देन द रूरल रीजनल रूरल बैंक का 75% हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का 75% है टारगेट, पीएसएल टारगेट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी कितना है, 75% है। पेमेंट बैंक का कोई टारगेट नहीं है क्योंकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देते। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कितना है, अभी कितना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 40% है, परंतु 31 मार्च 2024 तक उनको करना है, 2024 तक उनको 75% पहुंचना पड़ेगा टारगेट। इसका जो है बैंक अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर देती है उसको मॉनिटर किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। ये टारगेट है, दे आर मॉनिटर्ड एट क्वार्टरली बेसिस, गवर्नमेंट मॉनिटर करता है इनको, आरबीआई। देन द शॉर्टफॉल ऑन प्रायोरिटी सेक्टर, यदि कोई शॉर्टफॉल हो जाए तो उसमें क्या है, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाएगा, उसका पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में उतना ही अमाउंट है जितना शॉर्टफॉल हुआ है, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। एस्टेब्लिश विद नाबार्ड के साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट चाहे तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी या फिर मुद्रा में भी लोन का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, एज डिसाइडेड बाय आरबीआई विद कंसल्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई डिसाइड करेगा तब उनमें से लगा सकते हैं, ठीक है। दैन नॉन अचीवमेंट हमने देख लिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है, या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में लगा सकता है, या इट कैन बी ट्रांसफर टू द सिडबी, और इंटरेस्ट रेट एज डिसाइडेड बाय फिक्स्ड बाय द बैंक, ठीक है, उन पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये क्या है, एड्रेसिंग द रीजनल डिस्पेरिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने अभी देखा था कि हायर वेटेज 25% का वेटेज दिया जाता है, वुड बी असाइंड टू द प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट वेयर द क्रेडिट फ्लो इज लो। जहाँ पे क्रेडिट फ्लो यानी कि कम पैसा अवेलेबल है, नक्सलवाड़ी एरियाज में देख लेंगे वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे उसको क्या है 125% वेटेज दिया जाएगा, वहाँ पे जो लेन दिया जा रहा है। जबकि जैसे गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर में कोई आ जाएगा तो उसको लेस वेटेज दिया जाएगा। ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए रिगार्डिंग क्या ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है रीजनल रूरल बैंक
एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू गिव 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज करेक्ट, हमने अभी देखा है। तो आरबीआई सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, आरबीआई असाइन हायर वेटेज टू प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट गिवन इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज लेस। ये हमने अभी देखा है, दिस इज अगेन करेक्ट। तो बोथ और देम आर करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो 80-20 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए कितना है, 40% है। फॉरेन दैन द फॉरेन बैंक है जिसकी बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस है, उसको कितना है 40% टारगेट्स है। इसमें से 32% वो लोग फॉरेन बैंक है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को दे सकते हैं लोन। दैन द रीजनल रूरल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है, लोकल एरिया बैंक के लिए 40% है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अभी 40% था, परंतु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 31 मार्च 2024 तक इसको 75% करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेटर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डेटर करेगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट है, तो हाई इंटरेस्ट रेट में क्या हो जाएगा, यदि किसी को इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है, जैसे 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो पीपल क्या है बैंक में सेव करेंगे ना, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो बैंक में सेव करेंगे, तो दिस इज इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोग। दिस इज करेक्ट है, इट कैन डेटर द इन्वेस्टमेंट, इट विल डेटर हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि यदि डिमांड बहुत ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तभी तो उसकी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज होगी। कोई कंपनी 100 बिस्किट बना रही है, 100 पैकेट बिस्किट बना रही है, वो सारे के सारे बिक जा रहे हैं, सारे के सारे बिक जा रहे हैं, तो क्या है वो ओनर क्या करेगा, उसका ओनर क्या करेगा, इन्वेस्ट करके एक नया प्लांट बनाएगा या फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो उसमें क्या है इन्वेस्ट करेगा। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसके कारण क्या है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, न कि डेटर होगी। तो लेस यूटिलाइजेशन होता, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता, तो यानी कि उसके पास सरप्लस पड़ा होता, यानी कि वही जो बना रहा था 100 में से 50 बिस्कुट बिकते, तो वो क्यों इन्वेस्ट करता, ये नहीं होगा इसका कारण। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा ओनली है। तो ओनली वन विल डेटर, हाई इंटरेस्ट रेट विल डेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। तो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट में डॉलर और रुपीज है वो मार्केट में डिपेंड अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेंगे, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी सप्लाई ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इम्पोजिंग टैरिफ may not help in improving the trade balance as the exchange rate moves to offset the tariff। तो ये बोल रहा है कि यदि आप टैरिफ लगा रहे हो किसी प्रोडक्ट पे, तो उसके कारण क्या है एक्सचेंज रेट बढ़ेगा दूसरे कंट्रीज में, वो ऑफसेट कर देगा टैरिफ को। फॉर एग्जांपल इसको देखें, हम यूएसए से हम क्या मंगवा रहे हैं, यूएसए से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, फिर इंडिया क्या करे, इस पर टैरिफ लगा दे, यूएसए पे, इंडिया यूएसए पे टैरिफ लगा देगी, तो क्या है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डॉलर की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या है रूपी क्या होगा, एप्रिशिएट करेगा, रूपी एप्रिशिएट करेगा और डॉलर क्या है डेप्रिशिएट करेगा। तो उसके कारण लैपटॉप क्या है और सस्ता हो जाएगा यूएस में और लैपटॉप सस्ता हो जाएगा। और हमने जो टैरिफ लगाया उससे थोड़ा सा महंगा हुआ था, मान लेते 50 रुपये महंगा हुआ था यहाँ से, तो जो एक्सचेंज रेट के कारण वो सस्ता हुआ है वो इसको ऑफसेट भी कर सकता है। 50 रुपये टैरिफ के कारण जो महंगा हुआ है, वो एक्सचेंज रेट कम हुआ उसके कारण जो सस्ता हुआ, तो वो उसको ऑफसेट कर सकता है। तो इम्पोजिंग टैरिफ मे नॉट हेल्प इन इंप्रूविंग द ट्रेड बैलेंस एज द एक्सचेंज रेट मूव टू ऑफसेट द टैरिफ। दिस इज करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द एक्सचेंज रेट डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्री मार्केट सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर डिपेंड करेगा टू करेंसी की। दिस इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता आंसर है इसका। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूपी डॉलर रेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रूपी में फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक करेंसी, इन्फ्लेशन आ रहा है डोमेस्टिक करेंसी में, तो हमने क्या देखा था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। और हमने देखा था इन्फ्लेशन के कारण क्या है, परचेजिंग पावर है वो रुपये की क्या है डिक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हम देख चुके हैं। इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विल लीड टू द रुपी डेप्रिसिएशन। इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी तो रुपये क्या है वो डेप्रिशिएट होगा, ये भी हम देख चुके हैं पहले। तो दिस इज करेक्ट। तो रुपी डेप्रिसिएशन विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक गुड्स इन द इकोनॉमी। तो रुपी डेप्रिसिएशन के कारण इन्फ्लेशन आ सकता है क्या, नहीं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में थोड़ी आएगा। रुपी डेप्रिसिएशन के कारण हमारे एक्सपोर्ट क्या है ज़्यादा कंपिटिटिव बन सकते हैं। तो
एक्सपोर्ट ज़्यादा कम्पिटिटिव बनेंगे तो इन्फ्लेशन आ सकता है क्या? नहीं, इसके कारण नहीं आता है। एक गुड्स में इंक्रीज करेंगे तो सब में नहीं होगा, तो दिस इज गलत है। तो फर्स्ट इज ए फॉर आगरा इज करेक्ट ओनली। तो हमने देखा था रुपी डिप्रिसिएशन विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक गुड्स इन द इकोनॉमी। इसका आंसर ए फॉर आगरा हो गया है। आगे देखते हैं। तो इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी देन इट मींस दैट रुपी इज लूजिंग वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हेन द रुपी हैज लॉस्ट द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी देन द रुपी विल लूज द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डॉलर आल्सो। ठीक है, दिस इज बिकॉज नाउ द सेम रुपीज विल बी एबल टू परचेज दोज गुड्स। बट if the rupee is decreasing, if the rupee is decreasing, then it means that rupee is losing the value with respect to specific item, that is dollar. That means that does not mean that rupee will lose value with respect to all the other goods and services. For example, प्याज के केस में वो इसके साथ रुपी लूज नहीं करेगा वैल्यू। प्याज और रुपी का देखेंगे तो उन दोनों के बीच में वो नहीं लूज करेगा। तो इसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन आए वो जरूरी नहीं है, इन्फ्लेशन आए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो rupee is losing value with respect to the onion means that onion becoming costlier. This does not mean that rupee will lose value with respect to all the goods and services, and the prices for other goods and services will not increase. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल इंक्रीज द लिक्विडिटी। तो ये इंक्रीज करेंगे लिक्विडिटी, यानी कि मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर इन द इकोनॉमी। तो एडवांस टैक्स पेमेंट के अंदर क्या है, एडवांसली टैक्स पे कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को। तो पैसा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, जिसके कारण क्या है, मनी सप्लाई है वो लोगों के हाथ में कम हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये तो नहीं होगा, लिक्विडिटी इससे क्या होगी, कम होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीएसटी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, लोगों को पैसा मिल रहा है, फिर पैसा इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो दिस इज करेक्ट। तो फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि एक साल में जितना भी पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना होता है उसका मोस्ट पार्ट 70-80% है वो शुरू के 1 या 2 महीने में ही खर्च कर ले, तो उसको बोलते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके कारण क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रही है, जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में ज़्यादा मनी आ रहा है। दिस इज अगेन करेक्ट। तो ये क्या होगा, तो इसके कारण है लिक्विडिटी इंक्रीज होगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है मार्केट में। देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, रिकैपिटलाइजेशन में क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा लेंडिंग करेंगे, फिर दिस इज आल्सो करेक्ट। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। तो रिकैपिटलाइजेशन में हमने क्या देखा था, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक में हमने देखा था कि बैंक से गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट लोन लेगी और इसको क्या है, डेब्ट पेपर इशू करेगी, फिर गवर्नमेंट वही लोन से जो पैसे आए हैं वो इसी बैंक में द्वारा शेयर होल्डर की तरह वो पैसे लगा देगी, जिसके कारण वो बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। तो बैंक लोन दे रहा है और डेब्ट ले रहा है, तो डेब्ट वाले एसेट की तरह काम करेंगे, तो लोन और ये फिर क्या है, ये लोन और एसेट इसको तो बैलेंस हो जाएगा, इसके कारण बैलेंस शीट बैलेंस होगी, उसके कारण जो नया पैसा गवर्नमेंट देगी वो शेयर होल्डर की तरह वो पैसा है वो गवर्नमेंट बैंक है वो उसको सप्लाई करेगा मार्केट में, लोन देगा। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वो डॉलर है, देन चाइनीज करेंसी है, हार्ड करेंसीज पे डिपेंड करती है, डॉलर एंड हार्ड करेंसी पे डिपेंड करती है, उसके कारण होती है प्रॉब्लम होगी। तो international transaction generally dollar and some other stable hard currency like euro, pound, yen are usually accept की जाती हैं। So the problem in international liquidity means that non-availability of these hard currency. तो next question is regarding surplus liquidity in the economy may result in which of the following। surplus liquidity है यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है, तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो चीपर रेट पे लोन मिलेगा, दिस इज करेक्ट। ज़्यादा पैसा है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम होगी, तो ज़्यादा पैसा है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, और ज़्यादा पैसा आ रहा है तो इसके कारण वैल्यू ऑफ मनी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डिक्लाइन होगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड यील्ड के। बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ द बॉन्ड।
इट इज आल्सो बॉन्ड प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो क्या है, बॉन्ड की यील्ड कम होगी, तो इट विल लीड टू द सॉफ्टनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड। दिस इज आल्सो करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक, ये आप पढ़ सकते हो बाकी। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप देन द बॉन्ड यील्ड गो अप। ये हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ेगी। दिस इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है बॉन्ड यील्ड कैन चेंज इवन इफ इंटरेस्ट रेट डू नॉट चेंज। तो इट कैन चेंज, इट कैन चेंज, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। क्यों चेंज होगी? यदि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कांस्टेंट है 5% पे, यदि सारे बॉन्ड होल्डर क्या हैं, सारे बॉन्ड होल्डर अपने शेयर बेच दें, अपने बॉन्ड्स क्या हैं बेच दें, तो बॉन्ड्स की क्या होगी, मार्केट में क्या है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या है, बॉन्ड यील्ड है वो डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। इसमें देखोगे तो इंटरेस्ट रेट इज नॉट चेंजिंग है तभी केस में, इफ ए लॉट ऑफ बॉन्ड होल्डर स्टार्ट सेलिंग देयर बॉन्ड एंड द प्राइस ऑफ बॉन्ड विल गो डाउन एंड यील्ड विल गो अप। प्राइस ऑफ बॉन्ड नीचे जाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, कांट चेंज हो सकता है। तो यील्ड क्या होती है, यील्ड कर्व क्या शो करता है, यील्ड कर्व इज अ ग्राफ दैट डिपिक्ट द यील्ड ऑफ द बॉन्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बॉन्ड टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड। लॉन्ग टर्म बॉन्ड यानी कि अराउंड 20-30 ईयर, 20-30 साल तक। शॉर्ट टर्म बॉन्ड यानी कि 1 मंथ का। तो नॉर्मल यील्ड में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड, टर्म ऑफ मेच्योरिटी यानी कि 1 साल से यहाँ से लेके 1 महीने से लेके 1 मंथ से लेके ये 30 ईयर तक है, जैसे जैसे मेच्योरिटी का टाइम बढ़ता जाता है उसकी बॉन्ड यील्ड क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक, तो यील्ड ऑन द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व पर डिपेंड करती है, और लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो सकती है, कभी कोविड आ सकता है, तो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड में ज़्यादा रिस्क होता है, तो उसकी यील्ड है वो ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा रिस्की होता है उसकी ज़्यादा यील्ड होती है। तो नॉर्मल यील्ड में ये रिस्क, इसकी ज़्यादा यील्ड होती है। ठीक है, जबकि इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या होता है कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन आ जाता है तब शॉर्ट टर्म बॉन्ड उनकी यील्ड क्या है, वो बढ़ जाती है। शॉर्ट टर्म की बढ़ जाएगी, कि इंक्रीज हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म वाले की है वो क्या है, जनरली बराबर ही रह जाएगी, नॉर्मल सी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में बराबर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में जैसे कोविड के कारण कोविड शॉक लग गया तो उसके कारण क्या है, स्लो डाउन आ जाएगा इकोनॉमी में, फिर उसकी जो शॉर्ट टर्म वाले की बढ़ जाएगी। तो ये इन्वर्टेड कर्व ऐसा दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड बॉन्ड कर्व रिप्रेजेंट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स रिसेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इन्वर्टेड बॉन्ड कर्व यील्ड मिल रही है, इन्वर्टेड यील्ड मिल रही है, तो आपको क्या है, इसका साइन है कि वो रिसेशन आ गया है इकोनॉमी में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज ए सर्ज इन द बॉन्ड यील्ड, यानी कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, देन क्या होगा, बॉन्ड होल्डर्स विल गेन, बॉन्ड होल्डर्स विल गेन, नो दे विल लूज, क्योंकि बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड होल्डर्स क्या है, लूज करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इट विल अट्रैक्ट दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगी तो यानी कि ज्यादा पैसा उस पर मिल रहा है उनको, शॉर्ट टर्म में इसमें क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज करेक्ट है। इट विल पॉजिटिवली इंपैक्ट दी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान पे नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड इशू करेगी उसका प्राइस क्या होगा, कम प्राइस पे इशू होगा। इसके कारण क्या है, जो इन्वेस्टर्स है दूसरे पे शिफ्ट कर जाएंगे, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इफ देयर इज अ सर्ज इन द बॉन्ड यील्ड, इट मींस दैट दोज पीपल होल्डिंग द बॉन्ड, देयर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, सो द बॉन्ड होल्डर विल लूज। इफ द बॉन्ड प्राइसेस आर इंक्रीज हो रहे हैं, देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट ए पीआई, इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। इफ बॉन्ड यील्ड इज मूव अप हो गई है तो इन्वेस्टर विल शिफ्ट टू दी डेब्ट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट रेदर देन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कम करेंगे, तो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है वो हैम्पर कर जाएगा। तो माइक्रो फाइनेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप, और जिसको माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि लो इनकम ग्रुप है या फिर जो बहुत पुअर लोग हैं उनको क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है चीपर रेट्स पे विदाउट एनी एसेट की बैकिंग के, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। दिस इंक्लूड बोथ द डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड किया जाता है, इसमें माइक्रो फाइनेंस में क्रेडिट भी आते हैं, माइक्रो क्रेडिट आते हैं, माइक्रो सेविंग्स आती हैं, माइक्रो इंश्योरेंस आता है, फंड ट्रांसफर
ये सब इसमें माइक्रो फाइनेंस का पार्ट है। डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो प्लस फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें क्या है, हम क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं पुअर एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड को पैसे देकर, ठीक है, उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाता है पुअर एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड को, ठीक। तो इट विल इंक्लूड स्मॉल लोन, क्रेडिट सेविंग, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफर, रेमिटेंसेज, ये सब भी उसी का हिस्सा आते हैं। देन माइक्रो क्रेडिट है इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस का एक पार्ट है, इज डिलीवर्ड थ्रू वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से दी जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे माइक्रो फाइनेंस लोन के, वो लोअर इनकम हाउस होल्ड को दिए जाएंगे जिनकी इनकम क्या है 3 लाख रुपए से कम है, 3 लाख रुपए से कम है जिनकी इनकम, हाउस होल्ड की इनकम। स्मॉल वैल्यू लोन दिए जाएंगे इसमें विदाउट एनी कोलेटरल, इसमें बिना कोलेटरल वाले लोन दिए जाते हैं। एंड इसका जो लोन्स का टेन्योर है वो छोटा होता है, शॉर्ट टेन्योर लोन दिए जाते हैं। दीज आर गिवन मेनली फॉर द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ही लोन दिए जाते हैं। देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू रीपेमेंट टू हाउस होल्ड को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है रीपेमेंट की। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लोन है वो कौन कौन देता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देते हैं, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है इसमें, ट्रस्ट सोसाइटी, ये सारे मिलकर लोन देते हैं ये, ठीक है। तो इट विल प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्रीज होगा, पॉवर्टी डिक्रीज होगी, ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिलेगा, देन ईज ऑफ क्रेडिट हो जाएगी, कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है जिसके कारण इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या है सोशल कैपिटल इंप्रूव होगी। तो 1992 में क्या है आरबीआई ने क्या है नाबार्ड ने सेल्फ बैंक लिंकेज प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर सेल्फ बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड का है, इसके अंदर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप नाबार्ड ने प्रमोट किए थे, ठीक है। देन अनदर एग्जांपल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप इज स्पंदना है, देन एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, दे आर एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। देन मालेगाम कमेटी बनाई गई थी 2011 के अंदर, आरबीआई ने बनाई थी, आरबीआई ने मालेगाम कमेटी, वाईएच मालेगाम कमेटी बनाई गई थी तो रेगुलेट दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए उसने रिकमेंड किया था, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड किया था, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बंधन बैंक इसका एग्जांपल है, तो बंधन बैंक अभी यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो गया है। यूनिवर्सल बैंक कौन से होते हैं, जो सारी सर्विसेज देते हैं। तो टोटल माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट है, लोन दिया गया है वो लगभग 2.7 लाख करोड़ का है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोन है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, 40% इनका जो माइक्रो क्रेडिट है वो देते हैं, माइक्रो लोन देते हैं। सबसे इसका जो 2.7 लाख करोड़ का जो अभी तक लोन दिया जा चुका है इसके अंदर। सेकंड नंबर पे एनबीएफसी देती है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देते हैं। इसको आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रो फाइनेंस लोन के रिगार्डिंग इट शुड बी कोलेटरल फ्री लोन, ये हमने देखा कि कोलेटरल फ्री लोन होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसमें इंटरेस्ट रेट रेगुलेट नहीं किया जाता है आरबीआई के द्वारा, इट इज रॉन्ग। इंटरेस्ट रेट है वो बैंक डिसाइड करता है, बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं उनके कॉस्ट ऑफ लैंडिंग के आधार पर, तो उसको कम ही रखने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो द लोन्स अवेल्ड बाय द हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख, हाउस होल्ड की जो एनुअल इनकम है, इंडिविजुअल की नहीं, हाउस होल्ड की, पूरे घर की, परिवार की, तो उसको इसमें रखा जाता है, माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर रखा जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है, सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। तो इंपॉर्टेंट फीचर इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देते। तो कोऑपरेटिव बैंक एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, अप टू 3 लाख रुपए का लोन होता है, उसको इसमें माना जाता है, कोलेटर फ्री लोन होता है, ठीक है, ये हम देख लिया। तो इसमें बैंक और एनबीएफसीज वो डिसाइड करते हैं इसका रेट, उसके ऊपर सीलिंग है, वो आरबीआई नहीं बोला है, उसके ऊपर सीलिंग नहीं है, ठीक है। तो ठीक, तो माइक्रो फाइनेंस की जो इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, इसमें किसी भी तरह का एंड यूज कर सकते हैं लोग। मोड ऑफ डिस्पोजल, यानी इसमें कोई भी माइक्रो फाइनेंस में मोड ऑफ डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक लोन भी हो सकता है और फिजिकल लोन भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिपेमेंट की रहेगी इसमें जो है इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड की जो इनकम है 50% उसका कम से लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है, दे शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। यानी कि जो किसी हाउस होल्ड की 50,000 इनकम है, मान लेते हैं 50,000 नहीं 5,000 रुपये इनकम है, तो उसका जो माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है उसके लोन पे वो किस्त दे रहा होगा, तो वो 2,500 रुपये से कम होनी चाहिए, ये बोल रहा है। देन कमर्शियल बैंक हैव टू फिक्स इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देख लिया 75% ऑफ दिस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द मैक्सिमम माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट, मैक्सिमम कौन देता है, वो देते हैं, हमने देखा है बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक देता है 40%, ठीक। तो ये हम पढ़ चुके हैं आगे। देन डेब्ट ओवरहैंग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इसमें डेब्ट ओवरहैंग क्या होता है, ये इतना डेब्ट हो जाता है कि आपको फिर बाद में कोई लोन ही ना दे, इतना डेब्ट, इतना कर्जा कि बाद में आपको कोई लोन ना दे। इट रेफर टू द डेब्ट बर्डन सो लार्ज दैट एन एंटिटी
कैन नॉट टेक अप एडिशनल डेब्ट टू फाइनेंस द फ्यूचर प्रोजेक्ट। दिस इज करेक्ट। तो डेब्ट ट्रैप क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अपना कर्जा चुका नहीं पाओ, जहां पे आप अपना डेब्ट पे नहीं कर पाओ, तो उसको डेब्ट ट्रैप बोला जाता है। इट इज अ सिचुएशन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर और इम्पॉसिबल टू रीपे द डेब्ट। दिस इज करेक्ट। तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन। का केस किससे माना जा सकता है? फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, कोई एक पर्पज है, मान ले एजुकेशन के लिए लोन दिया जा रहा था, कोई लोन एजुकेशन के लिए दिया जाना था, कोई पैसा एजुकेशन में लगाना था, कोई पैसा एजुकेशन में लगाना था, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फाइनेंशियल रिप्रेस करके दूसरे सेक्टर में उसको भेज देती है। यानी कि वो मान लेते हैं घर बनाने में हम लोन यूज कर लिए, ठीक है, तो वो घर में यूज कर लिए क्योंकि हमने कोई हमारा घर तोड़ दे तो हमें घर में यूज करना पड़ जाए, तो उसको फाइनेंशियल रिप्रेशन बोलते हैं। तो जिस पर्पज के लिए नहीं होता है उससे अलग पर्पज के लिए उसको फोर्सफुली उसको लोन को लगवा दिया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन तो बैंक फर्स्ट कहता है, इसमें से कौन सा एग्जांपल है केस ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन का है? बैंक रिक्वायरिंग टू मेंटेन एसएलआर। तो एसएलआर को मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं मिलती इनको, बहुत कम, अप टू 40% हो सकता है एसएलआर, हम देख चुके हैं पहले। तो इस पर क्या है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है इस पे एसएलआर पे। तो उसके यदि बैंक एसएलआर मेंटेन नहीं करता, उसकी जगह क्या है मार्केट में लोन देता तो उसको ज़्यादा फायदा हो जाता। तो ये इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन है। दिस इज करेक्ट। केप ऑन बैंक इंटरेस्ट रेट, कितनी बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं उस पर भी क्या है, कितना कम कर सकते हैं उस पर भी केप है। तो हमने देखा है ना कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ रेपो रेट प्लस स्प्रेड है रहेगा, तो इसमें केप है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। इश्यू ऑफ नॉन मार्केटेबल डेब्ट बाय द गवर्नमेंट है, ये भी इसी का पार्ट है। रेगुलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, वो भी क्या है, फाइनेंशियल रिप्रेशन का हिस्सा है। ये सारे इसके पार्ट है, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिप्रेशन अकर्स व्हेन ए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द पॉलिसीज टू चैनल टू देमसेल्फ फंड्स दैट इन ए डीरेगुलेटेड मार्केट एनवायरनमेंट वुड गो एल्सवेयर। यानी कि हमने देखा था कि यदि वो एजुकेशन में जा रहे होते फंड, तो उसको हाउस होल्ड के लिए ट्रांसफर करवा दे या फिर किसी और के लिए अपने पास मंगवा ले, चैनल टू देमसेल्फ, अपने पास ही मंगवा ले, चैनल टू देमसेल्फ फंड्स इन अ डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पॉलिसीज इंक्लूड द पॉलिसीज गवर्नमेंट ए कैप्टिव डोमेस्टिक ऑडियंसेस, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पॉलिसी होती है इंटरेस्ट रेट पे, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट्स का रेगुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो मॉरल एसोसिएशन लाइक persuading the bank to act in a certain way. Then financial repression is also sometimes associated with the relatively high reserve requirement, prohibition of the gold purchase, or placement of significant amount of the government debt that is non-marketable. तो ये सारा आप इसमें पढ़ सकते हो। तो what is deleveraging? In the recent time, Indian companies have been aggressively pursued deleveraging. तो deleveraging क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके पास यदि जमीन है तो वह जमीन बेच के आप अपना कर्जा चुका रहे हो। It is like reducing the debt by selling the asset of the company. So this is B for Bombay. It is reducing the deleveraging is reducing the debt by selling the asset of a company. ठीक, या पढ़ सकते हो। Then circuit breaker क्या होता है? Circuit breaker is next question is regarding circuit breaker. तो circuit breaker is like a fuse की तरह होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह। जैसे कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा करंट आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, वो बस्ट कर जाता है, यानी कि जल जाता है, वो बंद कर जाता है, तो वो काम करना बंद, करंट नहीं फ्लो करेगा फिर। तो इसमें क्या होता है कि 10%, 15% और 20%, जब भी कोई शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इतने लिमिट से दोनों डायरेक्शन में, जब भी कोई शेयर का प्राइस शेयर मार्केट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तब ये ट्रिगर होता है। तब क्या है, कुछ देर के लिए जो ट्रेडिंग होती है, शेयर ट्रेडिंग, उसको बंद कर देते हैं लोग। तो ये एक कंपनीज के शेयर के लिए भी हो सकता है। कंपनीज के लिए, कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होगा 10% से या 5% से, ये उसमें फिक्स होता है, तब क्या है, कंपनी का शेयर वो बंद हो जाएगा। यदि पूरे मार्केट का BSE है, NSE है, ये इनके जो निफ्टी 50 है, ये जो पूरे मार्केट वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, BSE वाला सेंसेक्स इंडेक्स है, वो जो होगा तब उसको पूरे स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए। सर्किट ब्रेकर अप्लाइज व्हेन द स्टॉक और द इंडाइसेस, जैसे कि इंडाइसेस कौन से हो गए, BSE है, निफ्टी है, BSE का कौन सा है, सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनीज का लिया गया है, निफ्टी में 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 का शेयर्स है। तो सर्किट ब्रेकर अप्लाई व्हेन द स्टॉक और इंडाइसेस मूव टू मच इन अदर डायरेक्शन। दिस इज करेक्ट, हमने अभी देखा है।
सर्किट ब्रेकर व्हेन ट्रिगर्ड मे ब्रिंग अबाउट ए कोऑर्डिनेटेड हाल्ट, यानी कि बंद कर देते हैं उसको ट्रेडिंग को इन द इक्विटी मार्केट नेशन वाइड। इट कैन बी डन, यस इट मे ब्रिंग, यदि उसमें होगा इंडाइसिस में होगा तब ये कर सकता है। दिस इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो सर्किट ब्रेकर आर प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं इन परसेंटेज टर्म विच ट्रिगर एन ऑटोमेटिक चेक और हाल्ट और स्टॉप व्हेन देयर इज ए रनअवे मूव इन सिक्योरिटी, ये हमने पढ़ लिया है। द वैल्यू आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग लेवल होता है, उस पर लास्ट डे वाला उसको क्लोज किया जाता है, ठीक है। दे आर एम्प्लॉयड इन द बोथ द स्टॉक एज वेल एज इंडाइसिस में एम्प्लॉय किया जाता है इसको। सर्किट ब्रेकर दोनों में ही लगे होते हैं इनमें। तो दैट मीन एक कंपनी का यदि शेयर फ्लक्चुएट करता है टू मच तो उस कंपनी का शेयर ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया जाएगा, ये हमने अभी देखा था। और यदि दूसरा है जिस शेयर्स जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी हॉल्ट फ्लक्चुएट करते हैं तो सर्किट ब्रेकर कैन कम इनटू प्ले, ठीक है। तो इंडेक्स बेस्ड मार्केट में वो सबको तीन स्टेजेस पे लगाया जाता है, 10%, 15%, 20% पे। These circuit breaker when triggered they can bring about a coordinated trading halt in the equity and equity derivative market nationwide, ठीक है। तो BSE का क्या है, सेंसेक्स 30 है, निफ्टी का क्या है 50 है, विच यूर ब्रीच्ड अर्लियर। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज ए, तो ये आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है बताना है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है तो इंट्रा कंपनी, जो इंट्रा कंपनी एक कंपनी यानी कि किसी अडानी ग्रुप की दो कंपनीज हैं ए और बी, तो ए कंपनी से कोई सामान ले रहा है, ए कंपनी बी कंपनी को कोई सामान बेच रही है। जैसे अडानी की कोई कंपनी है, कार की कंपनी है, तो कार में वो ए कंपनी से क्या है टायर खरीद रही है, बी कंपनी टायर खरीद रही है, तो टायर पे जो प्राइस लगाएगा, जो बी चार्ज करेगा वो इसका हिस्सा माना जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस एट विच वन कंपनी सेल इट्स इंटरमीडिएट गुड टू अदर कंपनी। नो, सेम ही कंपनी को होता है। द प्राइस विच ट्रांसफर विद इन द ग्रुप कंपनीज, एक ग्रुप के ही कंपनीज में इसको ट्रांसफर होता है। तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों की जाती है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी कौन सी है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, सुजुकी। और इंडिया में इसकी कौन सी कंपनी है, इंडिया में इसकी सब्सिडरी है मारुति है, ठीक है। ये मारुति ऑपरेट कर रही है इंडिया में। मारुति की इंडिया में क्या है, सेल ऊपर गई, सेल कर रही है, कार बेच रही है, कार बेच रही है, तो इससे क्या है यहाँ से प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमा रही है, जिसकी सेल बढ़ेगी तो क्या है प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इसको इंडियन गवर्नमेंट को क्या है टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंडिया में क्या है टैक्स इस पर ज़्यादा है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इंडिया में ज़्यादा है। जापान में मान लेते हैं, इंडिया में कितना है 25% के करीब है लगभग, एंड जापान में कितना है वो 10% के करीब है। तो इंडिया में यदि वो टैक्स पे करेगी तो उसको 25% टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि वो किसी तरह से सुजुकी इसकी पेरेंट कंपनी है तो यहाँ से जो क्या करती है कंपनी, क्या करती है फिर यहाँ से जो सुजुकी से जो सामान खरीदती है, जैसे कि मान ली टायर मंगवा रहे हैं तो टायर पे वो क्या है ये कॉस्ट दिखाएगी। टायर मारुति है वो टायर मंगवा रही है सुजुकी से, तो टायर की जो एक्चुअल कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपये है तो वो इसको दिखा देगी 500 रुपये दिखा देगी, ताकि इस पे जो है इंडिया के अंदर वो है इसका रेवेन्यू कम हो जाए, इसका प्रॉफिट है वो कम हो जाए, और सुजुकी का जो प्रॉफिट है वो क्या है इसकी सेल है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे फिर जापान में इसको कम टैक्स पर पे करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन अथॉरिटी क्या है इसको देखती तो रहेगी नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाता है फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट किया जाता है। उसके अंदर क्या है इंडियन गवर्नमेंट क्या है इंडियन टैक्स अथॉरिटी और ये जापानीज कंपनी मान लेते हैं कंपनी है, वो दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि एक साल के लिए आप ये जो इंटर गुड्स का जो प्राइसिंग हो रहा है इंटर कंपनीज प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, उसका रेट साल के शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं वो लोग कितने रेट पे आप इसको बाई करोगे, ठीक है। तो ये 2-3 साल के लिए 4-5 साल के लिए होता है, उसमें डिसाइड कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं वो लोग, इससे क्या है मार्केट में क्या है स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, कितने पे पहले से ही पता होगा कितना टैक्स पे करना है कितना नहीं करना है। इससे क्या है लिटिगेशन कम हो जाएगी टैक्स वाली, वो सारे फायदे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है, तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए टैक्स अथॉरिटी एंड टैक्स पेयर, यानी कि कंपनी होगी और गवर्नमेंट के बीच में होगा, ठीक है, हमने अभी देखा है, दिस इज करेक्ट। इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट, ये गलत है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट दो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में होती है, ठीक है। इट इज एग्रीमेंट टू डिस्कवर द प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बिटवीन रिलेटेड कंपनी ट्रांजेक्शन, ये हमने अभी देख लिया है इसको, दिस इज करेक्ट। तो थर्ड इज इट हेल्प इन मेकिंग ए कंट्री एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब ट्रांसपेरेंट हमारे लॉज होंगी तो क्या है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी तो क्या है ट्रस्ट इंक्रीज होगा, ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो क्या है सिस्टम में ज़्यादा
एफडीआई आएगा। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बाकी हमने देख लिया है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इट इज रिलीज्ड बाय एनुअली बाय आरबीआई। आरबीआई रिलीज करता है बाय एनुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये स्टेब्लिश की गई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, यस दिस इज स्टेचुटरी बॉडी है। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टेब्लिश किया गया है, दिस इज करेक्ट। देन ये क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी है, ये ऑडिट रेगुलेटर है, ऑडिट रेगुलेटर है। तो कंपनीज में ऑडिटिंग होती है, उनको उनका क्या है, ऑडिटर्स रेगुलेट करते हैं। तो ऑडिटर्स को कौन रेगुलेट करती है? ये रेगुलेट करती है। उनके रिगार्डिंग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो डेवलप करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये डेवलप करती है बॉडी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उनको एनफोर्स भी करवाती है। इट रिकमेंड द अकाउंटिंग ऑडिटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अडॉप्शन बाय द कंपनीज। तो ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट करवाती है कंपनी के द्वारा, दिस इज करेक्ट। थर्ड, इट हैज द पावर टू एनफोर्स, इसके पास पावर होती है एनफोर्स को, कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन ऑन ऑडिटर्स। यानी कि ऑडिटर कोई कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं तो ऑडिटर पे, एक इंडिविजुअल पे कितने का फाइन लगा सकती है? ये 1 लाख रुपए का फाइन लगा सकती है। और एक फर्म यदि फ्रॉड करे, तो फर्म या कंपनी फ्रॉड करे तो उस पर 10 लाख रुपए का ये फाइन लगा सकती है। तो एनएफआरए में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, इट रिकमेंड द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड इट एनफोर्स द कंप्लायंस विद दिस। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसमें कितने मेंबर है? 15 मेंबर है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। रिकमेंड द अकाउंटिंग इन्फोर्स करेगी, कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है। इट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी प्रमोट करेगी, क्रेडिटर के इन्वेस्टर को भी प्रमोट करेगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? इट इज एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं, फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, तो इसने रिप्लेस किया था, एनएफआरए ने रिप्लेस किया था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कमेटी थी, उसको रिप्लेस किया था एनएफआरए ने। ठीक है, तो इसका ये कौन कौन सी पावर्स हैं इसके अंदर? इट कैन अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कौन सी हो जाएंगी? जो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है वो, और अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है, 500 करोड़ रुपए है। अनलिस्टेड वाली 500 करोड़ रुपए, लिस्टेड वाली तो हो ही जाएगी, इसमें इंडिया और आउटसाइड दोनों कंपनी में लिस्टेड हो। ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी इसके अंदर आती है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या होगा? पर्सनल में तो 1 लाख रुपए का हमने देखा था फाइन है, इंडिविजुअल के केस में 10 लाख रुपए का, कंपनीज के केस में लगा सकती हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसका जो अकाउंट है वो मॉनिटर किए जाते हैं केक के द्वारा इसके अकाउंट मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड सर्विस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड सर्विस। टोकनाइजेशन क्या होता है? टोकनाइजेशन को पहले समझते हैं, टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन इंक्रिप्शन से डिफरेंट होता है। इंक्रिप्शन के अंदर हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो टोकनाइजेशन में क्या होता है, यदि मेरे को कोई सामान खरीदना है फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदना है मेरे को, तो फिर मैं क्या है, सबसे पहले सामान खरीदने से पहले मैं टोकनाइजेशन के लिए अडॉप्ट करूँगा, यहाँ से अडॉप्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से अडॉप्ट करूँगा कि मेरे को ये टोकनाइजेशन से पे करना है। जब मैं टोकनाइजेशन से पे कर रहा हूँ तो मेरे को पहले क्या है, एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अब टोकन क्या होता है, टोकन में मेरी इंफॉर्मेशन रहेगी, किसकी इंफॉर्मेशन, मेरा जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, डेबिट कार्ड, और मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इसमें रहेगी, नाम है वगैरह वगैरह सारा डिटेल वो है टोकन में रहेगा। अब क्या है, जब मैं फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहता हूं तो मैं क्या है, यहाँ से टोकनाइजेशन के लिए अडेप्ट करूंगा इस मेथड को सामान खरीदने के लिए। फिर फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फिर मैं खरीदते टाइम मेरे से ये डिटेल मांगेगा, किसकी, कार्ड की डिटेल मांगेगा और नाम की डिटेल मांगेगा, तो मेरे को यहाँ से फ्लिपकार्ट में ये डिटेल भरनी पड़ेगी। जब मैंने फ्लिपकार्ट को ये डिटेल दे दी तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इस डिटेल को मेरा जो बैंक है, मान लेते हैं मेरा बैंक पीएनबी है, ठीक है, और मेरे पास वीज़ा का कार्ड है, ठीक है, पीएनबी और वीज़ा का कार्ड है, ठीक है, तो पीएनबी बैंक है और कार्ड सर्विस प्रोवाइडर वीज़ा है, तो ये पीएनबी को भेजेगा रिक्वेस्ट, पीएनबी और वीज़ा को रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये जो मेरा
एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसका टोकन बना के दिए, तो फिर ये लोग दोनों क्या करेंगे, टोकन बना के देंगे। टोकन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा जो डिटेल होगा कार्ड पे उसको टोकन की फॉर्म में देंगे, फिर ये टोकन है वो ये लोग इशू कर देंगे, तो वो किसके पास जाएगा, फ्लिपकार्ट के पास जाएगा। अब फ्लिपकार्ट पे मैं पेमेंट करूंगा ना, तब मेरे को क्या है, टोकन के द्वारा पेमेंट हो जाएगी। मेरे को ये कार्ड की डिटेल फिर दोबारा फ्लिपकार्ट पे खरीद करूंगा तो मैं टोकन से सीधा पे कर सकता हूं। मेरे को दोबारा टोकन फ्लिपकार्ट पे ही बनाने की जरूरत नहीं होगी। यदि मैं अमेजन पे खरीदूंगा ना, अमेजन से कुछ खरीदूंगा, तब मेरे को अमेजन पे द्वारा टोकन बनाने की जरूरत पड़ेगी। फ्लिपकार्ट पे बनाने का इसका फायदा क्या है कि मेरी जो कार्ड की डिटेल है वो फ्लिपकार्ट सेव नहीं करेगा, वो टोकन की डिटेल है वो सेव करेगा। तो मेरे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो फ्लिपकार्ट सेव नहीं करेगा, ठीक है। जबकि ये जो मेरे जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो मेरा बैंक और जो मेरा बैंक का जो प्रोवाइडर होगा, यानी कि वीजा या मास्टर कार्ड है, कार्ड नेटवर्क है, उनके पास तो रहेगी, परंतु फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशंस है, जो कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो इसको सेव नहीं कर पाएगी, वो टोकन को ही सेव करेगी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं होगा, दिस मैंडेटरी नहीं होगा, परंतु जब भी मैं यदि बिना टोकनाइजेशन के करूंगा तो मेरे को द्वारा से जित कार्ड की डिटेल है, सीवीवी नंबर है, सब कुछ वो सब द्वारा डालना पड़ेगा, सारा डेटा इसमें द्वारा डालना पड़ेगा यदि मैं बिना टोकन के करता हूं तो, ठीक है। तो ये था इसका कुछ फायदा कि ये ज़्यादा से टोकन से करेंगे तो जैसे लाइक यूपीआई हम आईडी बना लेते हैं तो हमें क्या है, हमारा जो बैंक का आईडी पता नहीं होता है, उसके बिना ही हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इसमें ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ये इंक्रिप्शन से अलग होता है क्योंकि यहाँ पे टोकनाइजेशन का यूज किया गया है, और ये टोकनाइजेशन है वो स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं। अब हम इसको देखते हैं, टोकनाइजेशन इज मैंडेटरी फॉर द कस्टमर, ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। द मर्चेंट्स विल जनरेट द टोकन्स, इसमें मर्चेंट्स हैं वो नहीं जनरेट करेंगे, द टोकन्स विल बी जनरेटेड बाय द बैंक के द्वारा। मर्चेंट कौन हो जाएगा, फ्लिपकार्ट को बोल रहा हूं मैं मर्चेंट है, और यहाँ पे बैंक है या फिर वीजा है या मास्टर कार्ड है, जो भी है, जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको बोला जाएगा, तो वो क्या है, टोकन सर्विस प्रोवाइडर जनरेट करेंगे टोकन को, ठीक। थर्ड कहता है नो एंटिटी इन द कार्ड ट्रांजेक्शन और पेमेंट चेन, इस पूरी चेन के अंदर कैन स्टोर द एक्चुअल डाटा, एक्चुअल कार्ड डाटा है वो मेरा बैंक और वीजा के पास तो है ही है, नो एंटिटी किस जगह नहीं है, ये होता तो सही होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक। तो हमने ये देख लिया सब कुछ। तो फ्रॉम 1 जुलाई 2022 ने आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि नो एंटिटी इन द कार्ड ट्रांजेक्शन और पेमेंट चेन अदर देन कार्ड इश्यूअर बैंक और कार्ड नेटवर्क दैट इज मास्टर कार्ड, वीजा या रुपे शुड स्टोर द एक्चुअल कार्ड डाटा को स्टोर नहीं करेगी। टोकनाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कस्टमर्स, के लिए मैंडेटरी नहीं है। टोकनाइजेशन रेफर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद द अल्टरनेट कोड, इसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, कार्ड एज टोकन बोला जाएगा जिसको, which shall be unique to the combination of card token requester, यानी कि जो फ्लिपकार्ट है उसके लिए इश्यू किया गया था, कार्ड के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड टोकन रिक्वेस्टर जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए दोनों के लिए यूनिक होगा, यानी कि जो फ्लिपकार्ट वाला है मैं दूसरे के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा, अमेजन के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो द एंटिटी विच एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर फॉर टोकनाइजेशन ऑफ द कार्ड एंड पासेज इट थ्रू द कार्ड, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट हो गया वो। एंड इट डिवाइस के लिए भी यूनिक होगा, यानी कि मैं मोबाइल में एक डिवाइस यूज कर रहा हूं तो वो मोबाइल का मेरे मोबाइल को ही दिखाएगा, तो ये क्या है, इट विल रिस्ट्रिक्टेड, अभी तो जो है ये मोबाइल फोन और टेबलेट्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है, बाद में इसको डेवलप किया जाएगा लैपटॉप वगैरह के लिए। तो कार्ड इश्यूअर एंड कार्ड नेटवर्क कैन ऑफर टोकनाइजेशन सर्विस एंड दे आर उनको टोकन सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। टोकनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्रिप्शन, से अलग होता है, इंक्रिप्टेड नंबर को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, जबकि टोकन एक बार बन गया किसी टोकन रिक्वेस्टर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे और जो डिवाइस है उसके आधार पे बनेगा तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज नो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टोकन एंड द ओरिजिनल नंबर, के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो टोकनाइजेशन ऑफ पेमेंट हमने देख लिया है। ये देन टोकनाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द कस्टमर अकाउंट नंबर विद द यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल टोकन कोड होगा जिसका यूज किया जाएगा, एंड इसमें टोकन को यूज करके हम पीओएसएल डिवाइस से बेच सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया है, आप पढ़ सकते हो इस बेस में, ठीक है, इसमें अच्छे से दिया हुआ था। देन तो एक टोकन है वो एक के लिए साथ लिमिटेड होगा,
यानी कि एक कार्ड के लिए लिमिटेड है, एक कार्ड के लिए एक ही टोकन बनेगा, जस्ट वन कार्ड एंड वन मर्चेंट, यानी कि फ्लिपकार्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, दूसरे के लिए अमेजन के लिए बनाना होगा तो दूसरा एक कार्ड से दूसरे के लिए बनेगा फिर। तो टोकनाइजेशन प्रोवाइड एडिड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है टू द कस्टमर्स एंड इट एलिमिनेट द नीड फॉर द अकाउंट नंबर डालने की बार बार उसको नीड को खत्म करेगा। इसमें लेस रिस्क होगा इन स्टोरिंग टोकन ऑनलाइन। इफैक्ट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द फ्रॉडस्टर टू डिक्रिप्ट द अकाउंट डिटेल, ठीक है। तो गो डिजिटल गो सिक्योर ये टर्म न्यूज में थी, व्हाट इज इट, किससे रिलेटेड है, ये आरबीआई से रिलेटेड है, ये एक कंपेनियन है फाइनेंशियल, अभी देखते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसकी थीम क्या थी, गो डिजिटल गो सिक्योर, आरबीआई की 2022 वाले की थीम थी। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो आरबीआई कंडक्ट कराता है, उसकी थीम थी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द रिलेटिवली हाई रिस्क प्रोजेक्ट को। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो उसको ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है वो लोन देते हैं। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल एंड गारंटी अपार्ट फ्रॉम द डेट। तो यानी कि ये इक्विटी कैपिटल भी दे सकते हैं और गारंटी भी दे सकते हैं डेब्ट लोन के अलावा। दिस इज आल्सो करेक्ट, ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कहता है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट डीएफआई एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो ये प्लान एक्सपेंडिचर को प्लानिंग की थी हमने, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री को ज़्यादा चीपली क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इसको इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बनाया गया था। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। सो ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नैपफिड। तो ये हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे नैपफिड बनाया गया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया गया है। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इट विल प्रोवाइड, सेकंड कहता है इट विल प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म नॉन रिकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। दिस इज करेक्ट है। तो नॉन रिकर्स में नॉन रिकर्स लोन कौन से होते हैं, जिसके पीछे एसेट की बैकिंग नहीं होती है, और इस प्रकार के लोन से जो भी एसेट बनेगा इसके एसेट की बैकिंग नहीं होगी, यानी कि उसमें एसेट नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और इससे इस प्रकार के लोन के लिए जिस प्रोजेक्ट को जाएगा उस प्रोजेक्ट से, जैसे मान लें कि आइसक्रीम बनाने की मशीन पे जो लोन दे रहा है, आइसक्रीम बनाने की मशीन पे लोन दे रहा है, तो ये आइसक्रीम बेचने के बाद में ही इस लोन को रीपे किया जाएगा, उनको रिकोर्स लोन बेचा जाता है। उसके लिए रिकोर्स नहीं होता है कि वो इसका एसेट बेच दिया जाए इसमें, ठीक है, एसेट नहीं बेच सकते, इसमें एसेट होता ही नहीं है इस प्रकार के लोन में। तो दिस इज करेक्ट, इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट विल सीक टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट है। थर्ड कहता है इट इज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय द पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। दिस इज आल्सो करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक। तो इट इज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये लैंड और इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी लोन दे सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दे सकता है इंडिया, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में जो इंडिया में लोकेटेड है या फिर पार्टली लोकेटेड इन इंडिया, जो कि पार्टली इन इंडिया है पार्टली बाहर है, उसको भी ये फाइनेंस देगा। तो नॉन रिकोर्स डेबिट हमने देखा है इज ए मेड टू फाइनेंस ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद द कंडीशन दैट द प्रोजेक्ट प्रॉफिट आर द ओनली एसेट आउट ऑफ विच द बोरोवर इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू रिपे द लोन। या आपको इसको देख सकते हो, इसमें कोलेटरल नहीं होते हैं, नॉन रिकोर्स डेब्ट में कोलेटरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सब इसके बारे में पढ़ दिया। नाफेड को एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाया जाएगा जिसकी शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख करोड़। इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल नाफेड की कितनी है, 1 लाख करोड़ है, ठीक है। एंड इससे क्या है, शेयर कौन खरीद सकता है नाफेड के, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकती है, इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं, पेंशन फंड, इंश्योरर, फाइनेंशियल बैंक, ये सारे इसमें खरीद सकते हैं। इनिशियली जो गवर्नमेंट का शेयर रहेगा नाफेड के अंदर वो 100% रहेगा, धीरे धीरे इसको 26% किया जाएगा गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको। देन ये क्या है, तो सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा इसके लिए, ये लोन उठा सकता है, गवर्नमेंट से उठा सकता है, फॉरेन करेंसी में लोन उठा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, ये आरबीआई से ले सकता है, इन सब से लोन ले सकता है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी फर्स्ट ईयर में, इसमें 5,000 रुपीज की बजटरी ग्रांट दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोई दूसरा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना है तो कोई भी आरबीआई के साथ अप्लाई कर सकता है और वहां से एस्टेब्लिश कर सकता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम क्रेडिट फ्रॉम एनबीएफसी से। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको गया है, इंडस्ट्री को गया है सबसे ज्यादा क्रेडिट एनबीएफसी से।
39%। ठीक है, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।